हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुबोध विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुबोध डिजिटल। अभी तक आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें। ओके, अपन 11 का ही टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जनरल चीज़ें हमने देख ली थी कि इसका कैसे इवोल्यूट हुआ। फिर हमने देखा कि किस प्रकार अपन साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं, वैज्ञानिक संकेतक देखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसको किस प्रकार निकाला जाता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, आज अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, सिग्निफिकेंट सार्थक अंक को भी हमने देख लिया है। अब अपन इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, वैज्ञानिक संकेतक। वैज्ञानिक संकेतक क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? साइंटिफिक नोटेशन। क्या चीज़ होती है देखते हैं। मतलब कुछ मैंने फिगर दिया हुआ, आपको कुछ न्यूमेरिकल फिगर दिया है, उसको किस प्रकार वैज्ञानिक भाषा के अंदर लिखा जाता है, दैट्स कॉल्ड वैज्ञानिक संकेतक और साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब चीज़ क्या होती है देखिए, क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 2, 3, 2.538। इसको वैज्ञानिक संकेतक के रूप में या साइंटिफिक नोटेशन के रूप में किस प्रकार लिखोगे, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो दशमलव लगता है, जो पॉइंट लगता है डेसिमल, वो एक संख्या के बाद ही लग जाना चाहिए। लाइक यह दशमलव इसका कहाँ लग रहा है? 3 संख्या के बाद, पर ऐसा नहीं होता है। इसने कहा कि जो दशमलव लगना वो चाहिए वो पहली संख्या के जस्ट बाद लग जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 2.3 होना चाहिए, इसके बाद ये सब वैल्यू होनी चाहिए, 32538 ये होना चाहिए। पर ये कब होगा? तो इसके ऊपर 10 की वैल्यू लगा देते हैं, 10 का पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने मल्टीप्लाई करूँ? तो वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए क्या चीज़ कहना चाहता हूँ मैं। मान लो इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे देखिए। जैसे मान लो अगर मैं इसको एक बार पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 538 कितने से डिवाइड करूँगा? जितनी संख्या होती है पॉइंट के बाद, जितनी संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं। लग गए? ओके, कोई इश्यू। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट लगाना है। कितने पे लगाना है? यहाँ पे पॉइंट। और मुझे संख्या ये चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 232.538। कि किसी 10 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँ पर मेरी वैल्यू हमेशा यही आए, वैल्यू मेरी यही आनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करवाना है तो सुनिए, मान लो मैं 10 की घात 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मान लो एक बार में, तो क्या ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कट गए? तो अब जो मेरा पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, लगेगा ना। लेकिन मैं 10 की घात 2 से नहीं करवा के 5 से करवा देता हूँ। कितने से करवाता हूँ? 5 से करवाता हूँ। 5 से करवाया, 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, 1 2। अब मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे 5 से गुणा करवाना है। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दिए, कितने बच गए? 10 की घात 2। ये मेरा पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे 23.2538। और इस पर कितना बचा हुआ है? 10 की घात 2। अब मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ, इससे मल्टीप्लाई तो कितना बच जाएगा? कितने जीरो लाऊँ? 2 2 4 और 5। ओके, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब कितने बचे? 3 के बाद पॉइंट लगाता हूँ, 232.538 आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यही काम है कि 10 को मल्टीप्लाई करके आपको साइंटिफिक रूप में लेके आना है। तो अब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? इस वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ? 2.32538 इंटू 10 की घात 2। तो यह होता है साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतक। कुछ मत करो, अगर आपको नहीं आ रहा है या तो क्या आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं भी आ रहा तो क्या गुणा भाग कर लो, गुणा भाग करके देख लो, पॉइंट को उड़ाओ, पॉइंट को हटाओ। यार साइंस के स्टूडेंट इतना तो आ जाना चाहिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत होगी, बट एक टॉपिक है आपका बुक में
तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि चीज़ क्या है। जैसे मान लो ये तो मेरा पॉजिटिव केस का हो गया, मान लो पॉइंटों में दे रखा है कुछ इस प्रकार से, क्या दे रखा है 0.00016। ओके, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। क्या बोला मैंने, संख्या बोली है कि संख्या तो इतनी होनी ही चाहिए। मान लो देखो पॉइंट हटा दिया, कितने जीरो, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब ऊपर यहाँ बचा क्या है, सिर्फ 16 और कितने जीरो हैं, 3 और 2 5। एक पॉइंट लगा दिया, एक जीरो कट हो गया या नहीं, कट गया, हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1.6 डिवाइड बाय 10,000। अब जब ये 10,000 को मैं 10 की पावर में लिखूंगा तो ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड को जब ऊपर लिखता हूं तो कितने जीरो हैं टोटल, 4। तो 10 की घात -4 आया या नहीं, क्लियर है ना। कुछ नहीं करना है, डिवाइड में जब डिवाइड की जो वैल्यू जब मैं उसको ऊपर की ओर लेके जाता हूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो जितने भी जीरो होते हैं वो रेशियो में आ जाते हैं, उसके घात के ऊपर आ जाते हैं। और किस फॉर्म में आ जाते हैं, नेगेटिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाते हैं, नेगेटिव की फॉर्म में। ओके, अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब और एक आपका एक छोटा सा टॉपिक रहता है कि अपन गुणा भाग कैसे करवाएं। ये जो गुणा भाग करवाना है कुछ नहीं है, चेंज जैसे किस प्रकार करवाते हैं। जैसे मैंने कहा 2.5 इंटू 10 की घात 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3.5 इंटू 10 की घात 2 से। ओके, मैंने 2 नंबर लिए जिसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2.5 इंटू 3.5 लिख सकते हो। जब अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी घात को तो घात का क्या हो जाता है, एडिशन। जो इसका स्क्वायर है वो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड। ये 5 और यहाँ ये कब करते हैं, जब बेस क्या हो, समान हो। बेस क्या हो, समान हो। 10 10 जब इसका बेस समान है तब इसकी जो घात होती है, जो स्क्वायर है उसका क्या हो जाता है, एडिशन। क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर 7। तो ये मल्टीप्लाई करवा दो, मुझे आपको पता अच्छे से मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। x जैसा x आ गया, x इंटू 10 की पावर 7। तो इसका आंसर क्या हो गया, x इंटू 10 की पावर 7। ओके, क्लियर है, आया ओके ना। अब जैसे मैं और एक मल्टीप्लाई करवाऊँ, जैसे मेरे पास है 9.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3। कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। देखिए तो क्या करूँगा, 9.8 इंटू 1 इंटू, देखो अब बेस समान है। ओके, कोई क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सब क्लियर है ना। अब मैंने क्या कहता है, घातों को जोड़ा जाता है, स्क्वायर के तो जोड़ा जाता है। -2 प्लस -3 क्या बच गया, 9.8 इंटू 10 माइनस एंड माइनस जुड़ते हैं, लेकिन जो इसका क्या कहते हैं उसका जो सिंबल आएगा वो कैसे आएगा, माइनस में आएगा, 10 की पावर -5। क्लियर है ना। ये तो ओके गुणा भाग वाली बात, बहुत बच्चों जैसी बात है, बट क्या करें, बहुत इजी वे में चल रहे हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, पर मुझे विश्वास है आप आसानी से कर लोगे इसको। ओके, आगे बढ़े। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक अब जोड़ भी कर लेते हैं ना। जोड़ कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा 6.5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 4, कुछ इस प्रकार से है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है जब एडिशन करते हैं या जब जोड़ करते हैं तो जो सेम वैल्यू उसको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में ले लो बाहर। तो 10 की घात 4 मेरी क्या हो गई, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, 6.5 प्लस 1.5, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया 7 एंड 8 इंटू 10 की पावर 4। ओके, ये होगी सब बातें जो मेरे को बतानी थी, इसलिए मैंने आपको
बता दी। ओके, अब आगे बढ़े। हम पढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन कि किस प्रकार यूनिट को चेंज करके दूसरी यूनिट को लाया जा सकता है। इसको डायमेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कन्वर्जन। क्या चीज़ है देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हिंदी में बोलेंगे इसको विमीय विश्लेषण। क्लियर है? देखो क्या चीज़ है विमीय विश्लेषण। जैसे मैं आपको एक सवाल के द्वारा समझ देता हूँ, क्वेश्चन के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, जनरली हमने सारी यूनिटें देख ली हैं, मैंने बता भी दिया, लेकिन एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ कि 2 लीटर है, 2 लीटर दिया हुआ है, इसको आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है। जो ये वैल्यू है, यूनिट है, उस यूनिट को आपको मीटर क्यूब के रूप में लिखना है। तो 2 लीटर को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो विमीय यूनिट में क्या करते हैं, यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट का कन्वर्जन चलता है। क्या चलता है? यूनिट का कन्वर्जन, कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ऐसा नहीं है कि आप लीटर को किलोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। उस यूनिट को जो उसमें मापा जा सकता है, लीटर को मीटर क्यूब में भी मापा जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी मापा जा सकता है, या किलोग्राम को ग्राम में भी मापा जा सकता है। तो वो यूनिटें जो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, जिसमें मापा जा सकता है उस यूनिट को, उसी में कन्वर्जन अपन करते हैं। ओके, अब सवाल क्या है कि 2 लीटर को मुझे मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि लीटर कट जाए और बच जाए मीटर क्यूब, लीटर कट जाए और बच जाए मेरा मीटर क्यूब। तो देखिए क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब यह होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और यही 10 की घात 3 लीटर के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 मीटर क्यूब के बराबर या फिर 1000 लीटर के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब कितने बराबर है? 1000 लीटर के। अब मान लो मुझे किसमें चेंज करना है? मीटर में। इसका तो मुझे चेंज करना ही नहीं है फिलहाल, ये तो एक क्राइटेरिया है। ये तो क्या है? क्राइटेरिया है। ये चीज़ होती है, नोट भी कर सकते हो आप साथ साथ में चीज़ों को, कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। अब मुझे किस में चेंज करना है? मीटर में। तो मैं किसी भी कंडीशन में कुछ ऐसा कन्वर्जन करो कि मीटर ऊपर आ जाए और लीटर कट जाए। देखो क्या करो, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है? 1000 लीटर के, कुछ इस प्रकार है ना। तो यहाँ से मेरा ये वैल्यू आ सकती है। अब देखो क्या करना है, मैं लीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ इंटू 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 लीटर। ये लीटर पड़ा था यहाँ पे, लीटर से लीटर कट गया, क्या बच गया? मीटर क्यूब। 2 इंटू 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। ओके, अब जब भी मैंने क्या बोला 10 की घात ऊपर चली जाती है तो किस फॉर्म में आ जाती है? माइनस में। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? देखो इजी सा है, जिस फॉर्म में लेके आना है उस फॉर्म में लेके आओ और उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर मान लो अगर मुझे लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करना है, अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा बोल दिया होता है कि 2 मीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज करो, 2 मीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज करो। अब मुझे क्या चाहिए? लीटर चाहिए। लीटर अब मुझे क्या चाहिए? ऊपर। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से चेंज कर लो, 10 की पावर 3 लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब, ये होगा। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। अब मैं क्या लिखूँगा? इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 3 लीटर अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 इंटू 10 की पावर 3 लीटर। तो कन्वर्जन के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों को मुझे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्या चीज़ कहना चाहती है, कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 लीटर। 10 की घात 3 का मतलब भी 1000 ही होता है। क्लियर है ना? देखो यहाँ तक मुझे मान लो आपसे क्लियर होना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
ओके, आगे बढ़े। एक और दे दूँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा। ओके, ये क्लियर है? आगे बढ़े। देखो एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, 2.54 सेंटीमीटर को 2.54 सेंटीमीटर को आपको इंच में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इंच में। या फिर मैं कहता हूं कि जो 2.54 होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। इंच यूनिट है मापने की, कि 1 इंच किसके बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के। तो मैं कहता हूं 3 इंच को आप सेंटीमीटर में चेंज करो, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इंच की जगह क्या लिख दोगे? ये क्या हो जाएगा? 2.54 इंटू 3 इंटू इंच, क्या निकल गया? जो भी आएगा बहुत आएगा, सेंटीमीटर। क्या बच गया? सेंटीमीटर। तो क्या निकलना यहाँ से कंक्लूजन कि 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर होता है। लगभग 3 सेंटीमीटर नहीं मान सकते, 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। ओके, क्लियर है? देखो ये हो गया मेरा डायमेंशनल एनालिसिस, या अपन बोल सकते हैं इसको यूनिट कन्वर्जन। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। ये तो बात होगी मेरे सिग्निफिकेंट नंबर की। सिग्निफिकेंट नंबर को किस प्रकार निकालते हैं, उसका क्या क्या रेशियो होता है, किस प्रकार इसका यूनिट में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपन बात तो कर रहे हैं रसायन शास्त्र की। और मैंने पहले बोल दिया था आपको कि परमाणु तथा अणुओं का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बदलाव, उसका चेंजेस का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। तो देखिए सबसे पहले बात की गई है एटम की। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाकी आपको आइडिया हो। जैसे अपन पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, पूरा एटम का पूरा मॉडल पढ़ेंगे, क्या क्या सब चीज़ें होती है सब देखेंगे। बट एक बार आइडिया तो लगे चीज़ क्या है, एटम चीज़ होती क्या है, तो वो देखेंगे। कि परमाणु के बारे में चेक करेंगे, परमाणु होता कैसा, कैसा दिखता है, वॉटएवर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए वैसे परमाणु की बात कहे गए तो कुछ इस प्रकार होता है। ये इसका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ये सब इसके बाहर के आउटर होते हैं। क्या होते हैं? आउटर। तो एटम को नॉर्मली इसने 2 भागों में बांटा। एक तो बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, एक बोला इसने न्यूक्लियस। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या चेंज था कि न्यूक्लियस मीन्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे हैं, ओके वॉटएवर, बट इक्वल स्पेस में ऐसा पार्ट जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और अदर देन ऑल पार्ट, ये सब क्या कहलाता है? आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, जिसमें कौन प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये सब इसका अलग से देखेंगे, किस प्रकार प्रोटॉन को निकाला, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बट अपन को आइडिया तो होगा कि न्यूक्लियस होता कैसा है। तो इस प्रकार से होता है कि नाभिक जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। सेंट्रल पॉइंट को क्या बोला? न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है उसमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये होता है एटम। इस प्रकार से एटम दिखता है, इस प्रकार से एटम दिखता है। ओके, अब मैं कहूँ कि किस प्रकार इसको लिखते हैं, तो देखिए ये अपन सब पढ़ेंगे, बट देख लेते कि चीज़ क्या है। अब मैं कहूँ कि इस प्रकार, जैसे मैं एक सिंबल लेता हूँ जे, कोई भी पार्टिकल एलिमेंट, ये है ए, मैं बता दूँ क्या चीज़ है, ये है जेड, ये है फॉर्मल चार्ज, ये है एटॉमिसिटी। देखो इस प्रकार इसको किसी को लिखने का तरीका है। देखो ए क्या है? मास नंबर, द्रव्यमान। क्या है ये? द्रव्यमान। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर।
कि उसका पीरियोडिक टेबल में कौन सा नंबर है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, क्या बोलेंगे इसको, परमाणु संख्या। फॉर्मल चार्ज उस पर कितना आवेश है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, उदासीन है, ऋणावेश है या धनावेश है। एटॉमिसिटी मतलब एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक है मतलब एक ही एटम बना हुआ है। डाई एटम है मतलब दो एटम है, जैसे H2O2 तो डाई एटम है, ठीक है। इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में कि O16(8+2), ये कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, तो ये क्या दर्शाता है, 16 क्या है, एटॉमिक मास। ये किस प्रकार निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना कितना है, 8। ये दो आपको देख क्या दिखा रहा है, एटोमिसिटी, डाई एटॉमिक है, क्या है, डायमेटिक। और ये प्लस क्या है, इस पर चार्ज, इस पर क्या चार्ज है, प्लस। प्लस और नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो। प्लस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन उससे थे वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला गया उस पर क्या हुआ, धनावेश आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। जैसे ही मैं से मान लो कि मेरे पास 4 रुपये थे, एक रुपये चला गया, तो अब मैं क्या हूँ, माइनस में हूँ। माइनस में मतलब प्लस चार्ज दर्शाते हैं, किस में दर्शाते हैं, प्लस चार्ज में। और नेगेटिव जब भी होता है तो उस पर कैसे चार्ज दर्शाते हैं, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता हो गई। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जीरो मतलब कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। पॉजिटिव भी उतने और नेगेटिव भी उतने ही होते हैं। ये होगी बात मेरे एटम की। क्या बात होगी, एटम की। इसकी विस्तृत जानकारी, इसका एकदम पूरी तरह से नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि क्या किस प्रकार न्यूट्रॉन निकला, किस प्रकार प्रोटॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी चीज़ों को अपन डिटेल्ड में सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। बट ये बताना मुझे इसलिए जरूरी है कि मैं एटम की बात कर रहा हूँ, बार बार एटम बोल रहा हूँ, परमाणु बोल रहा हूँ। अब चीज़ होती क्या सर, ये तो बताओ। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ होती है। अब देखा तो किसी ने नहीं है, बट वैज्ञानिकों ने बताया, साइंटिफिक इसने रिजल्ट दिया ऐसा, ठीक है। अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। ओके, लॉ ऑफ कन्वर्जेंशन ऑफ मास, ये हो गया इसका फर्स्ट। ओके, क्या बात कर सकते हैं रासायनिक संयोजन के नियम में। ये नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम को ये बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि ये जो एटम होते हैं किस प्रकार जुड़ते हैं, यौगिक बनाते हैं। एटम अगर परमाणु है तो परमाणु जुड़ के अणु बनाते हैं, अणु परमाणु जुड़ के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो किस दिशा में जुड़ते हैं, किस दिशा में वो जुड़ते हैं और किस प्रकार से वो जुड़ते हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन बताया वो अपन बताए। किस लॉ में बताया इसने, क्या होता है कि 5 लॉ दिए, करीबन 5 लॉ होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो ये सब 5 लॉ पे आधारित था। ये था रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम तो 5 नियम दिए। ये 5 नियम में एलिमेंट किस प्रकार जुड़ते हैं आपस में और किस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इन 5 लॉ के अंदर, नियम के अंदर इन सब चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या चीज थी, सुनिए। इसने कहा, ये सबसे पहले दिया किसने था ये भी देख लेते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है।
बट ठीक है कि हाँ कभी कोई पूछ ले, बट पूछता नहीं है। 1719 में 89 में लेवाजिए द्वारा, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी थोड़ी टिपिकल रहती है। लेवाजिए द्वारा ये सर्वप्रथम इसको दिया गया। अब इसने क्या कहा कि अगर मैं कोई एलिमेंट जोड़ रहा हूँ, a प्लस बी करके कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई दो परमाणु लिए a और b, जो लिए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रिया कारक। क्या बोला जाता है? क्रिया कारक या रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। और जो बना है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट। तो इसने कहा जितना आपने क्रिया कारक लिया है, जो क्रिया कारक का भार है, जो क्रिया कारक का भार है वही उत्पाद का भार होगा। जो आपने क्रिया कारक के रूप में जो तत्व लिए उनका जो भार होगा वो ही भार किसका होगा? उत्पाद का। तो इसने क्या कहा कि द्रव्यमान निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है। द्रव्यमान में नाम से पता चला द्रव्यमान संरक्षण, मतलब द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षण। इसने कहा कि द्रव्यमान मास को ना तो बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता है, बस ये क्या होता है? एक दूसरे के रूप में अदल बदल या परिवर्तित होते रहते हैं। द्रव्यमान में क्या कहते? द्रव्य का जो भार है उसको ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, एक दूसरे से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, समझाता हूँ किस प्रकार इसको आप देख सकते हैं, किस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। ये तो जनरल एग्जाम्पल अब आपको बता दिया। ओके, अब मान लो कैसे समझेंगे इसको। देखिए क्या बोला? क्रिया कारक का भार बराबर में उत्पाद का भार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्य न तो बनाया जाता है न ही नष्ट किया जाता है। द्रव्य ना तो बनाया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, बस उसके उत्पाद का जो परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैं कहूँ एक कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया और क्या बना दिया? CO2। तो अपन कार्बन का जो भार होता है वो होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। टोटल कितना होता है? गिन लीजिए। 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। मेरे पास कितने हैं? 2, 32, 16 2 32, 32 और 2 34 और 10 कितना हो गया? 44 ग्राम। ओके, अब इसकी बात करें तो ये 12 और ये 32, टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम। तो इसने ये कहा, देखो रिएक्टेंट मैंने क्या लिया? कार्बन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या बना? CO2। तो जो भार मेरा रिएक्टेंट का था कितना था? 44, वो का वो मेरा क्या है? उत्पाद में 44 ग्राम CO2। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है? बहुत इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बट ये रूल अभी के लिए नहीं कह सकते, जब पहले बने थे तब उन्होंने देखा था। लेकिन अब बात करें तो आपने देखा होगा E बराबर mc²। एनर्जी का कुछ पार्ट इसमें चला जाता है, एनर्जी का कुछ पार्ट उसमें चला जाता है। इस वजह से जो आपका रिएक्टेंट का भार था वो वही प्रोडक्ट का मिले, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं बात कहूँ कि मैं एक पेपर को जला देता हूँ, पेपर लेता हूँ उसको जला देता हूँ, पेपर का जो वेट था जलाने के बाद अगर मैं उसका वेट लूँ तो वो उतना वेट नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी यूनिट होगी। लेकिन वही काम मैं इसे क्या करूँ? बंद पात्र में करता हूँ। क्या करता? बंद पात्र में। बंद पात्र में करने के बाद जो भार आएगा वो भार पहले था वही भार बाद में आएगा। तो यही एक प्रकार का है द्रव्य संरक्षण का नियम। ओके, जहाँ तक है आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई टॉपिक को इतना बड़ा है नहीं जो समझने जैसा कुछ है, बस थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो बस उसको अपन किस प्रकार प्रैक्टिकली क्लियरिफाई करते हैं वो देखेंगे। ओके, अब है नेक्स्ट स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दूसरा नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। पहला नियम समझ में आया? द्रव्य को तो ना तो उत्पन्न किया जाता है नहीं नष्ट किया जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है? स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम, इसने क्या कहा सुनिए, कि जैसे पानी लेता हूँ, अब पानी तो पानी होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसने क्या आप नॉर्मली नेचर से प्राप्त करो या लैब के अंदर बनाओ, फॉर्मूला H2O का H2O ही रहेगा। तो इसने यही कहा कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट है वो तो हमेशा इक्वल ही रहेगी, भले ही आप लैब के अंदर बनाओ या नेचर से मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा है। H2O का मैं अगर मान निकालता हूँ, देखो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कट कटा के अनुपात कितना आता है? 1:8। तो किसी भी कंडीशन में अनुपात स्थिर बना रहता है। अनुपात क्या बना रहता है? स्थिर। तो हाइड्रोजन H2O की बात करूँ, जल, पानी, अब कहीं से भी निकालूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैं लैब के अंदर बना रहा हूँ या मुझे नेचर से ऑटोमेटिकली मिल रहा है। इसका अनुपात तो इसमें भी एक अनुपात 8 है और इसमें भी एक अनुपात 8 है। तो इसने यही कहा कि कंपाउंड का अनुपात हमेशा स्थिर बना रहता है। आप उसे कृत्रिम रूप से बना रहे हो या आप प्राकृतिक रूप से मुझे मिल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका जो रेशियो है वो हमेशा स्थिर या कांस्टेंट बना रहता है। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्लियर है? बहुत इजी सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल चलता है, बट आइडिया होना चाहिए कि किसने दिया था। ये सबसे पहले प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने, किसने दिया था? प्राउस्ट ने। ओके, जोसेफ प्राउस्ट नाम था उसका, इसने बोला था। तो इसने ये बोला कि किसी तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, किसी भी तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, यही मैंने किया अभी, अनुपात ही तो लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिया, कितना है? 1:8। तो द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर बना रहता है, यह कहा था स्थिर अनुपात के नियम में, स्थिर अनुपात के नियम में। ओके, अब आगे बढ़े। अब है नेक्स्ट आपका गुण, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या है? देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, 2 नियम हो चुके हैं, तीसरा नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? देखिए, पहली बात बता दूं, ये एक ऐसा लॉ है जिसमें वेरिएबल वैलेंसी देखते हैं। वेरिएबल वैलेंसी क्या चीज़ है? देखिए कि किसी एक चीज़ को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? 2 ए और बी ले रहा हूँ, कोई ए बी कंपाउंड बना के मैं ए बी कंपाउंड बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? ए को कांस्टेंट रखा, ए की जो मैंने वैल्यू लिया, जो भी मैंने उसका पार्ट लिया, ग्राम में लिया, व्हाटएवर, उसको क्या लिया मैंने? कांस्टेंट रखा। और दूसरे को मैं चेंज कर रहा हूँ, उसका बार बार चेंज कर रहा हूँ। तो उस कारण इसके जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके का भी जो उसका जो चेंजेज आएगा वो भी अलग अलग उत्पाद मिलेगा। तो यही था गुणित अनुपात का नियम। क्या क्या? कि किसी भी एलिमेंट को अगर उसके मास के वैल्यू के आधार पर चेंज किया जाए तो जो उत्पाद मिलेगा वो भी दूसरा मिलेगा, उसका अनुपात दूसरा मिलेगा, उसका अनुपात दूसरा मिलेगा। ये था गुणित अनुपात का नियम। देखो किस प्रकार इसको समझते हैं, सुनिए। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक हाइड्रोजन लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन। और क्या लिया? ऑक्सीजन। जब इसकी मैंने अभिक्रिया करवाई मेरी एक बार, तो मुझे क्या मिला? जल। क्या मिला? जल। ओके, एक और अभिक्रिया की, मैंने एक हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया,
देखिए किस प्रकार चेंज होता है, सुनिए। अब मुझे मिला हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है H2O, इसका फॉर्मूला होता है H2O2। देखो प्रोडक्ट ये लिया है, हाइड्रोजन भी लिया है, इसमें भी ऑक्सीजन लिया है, इसमें भी हाइड्रोजन लिया है, इसमें भी ऑक्सीजन लिया है, लेकिन एक बार तो मुझे पानी मिल रहा है, H2O मिल रहा है, अपन एक बार क्या मिला मुझे H2O2। तो क्या होता है देखिए, अब इसने क्या किया कि हाइड्रोजन को 2 ग्राम लिया, कितने ग्राम, 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन को इसने चेंज किया, कितना चेंज किया, एक बार तो इसने 16 ग्राम लिया, इसमें 32 ग्राम ले लिया। समझ में आ रहा है? मतलब ऑक्सीजन मेरा क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, चेंज होगा। क्या होगा, वेरिएबल मतलब परिवर्तित होते रहना, परिवर्तित होते रहना। तो 2 ग्राम को मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिला, H2O। लेकिन 2 ग्राम को मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिला, H2O2 या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या मिला, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। समझ में आया? अब देखिए, अब इसका H2O का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना, 16, 18 ग्राम। अब देखिए हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन का 32, कितना आ गया, 34। इसका जब ऐड लेता हूँ तभी कितना होता है, 34। तो पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। लेकिन इसने क्या किया है, अमाउंट को चेंज कर लिया है। क्या कर लिया, अमाउंट को चेंज कर लिया। इस कारण इसमें अलग अलग अनुपात का आपको प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए इसको मल्टीपल बोलते हैं, गुणित। चेंज करते रहना, चेंज करते रहना, और चेंज करके आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल क्लियर है ना, एक और लेते हैं, समझ में आएगा ताकि आपको। देखिए, देखो N2, ओके, यहाँ पर मैं इसको नाइट्रोजन बोलता हूँ एक बार, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, एक बार और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। देखो इतने लेते हैं, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखो नाइट्रोजन का बार फिक्स है, 14 होता है, और 2 है तो कितने हो जाएगा, 28 ग्राम। इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स रख दे दिया कि 28 ग्राम में क्या ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक बार 16 ले लिया, एक बार मैं 32 ग्राम ले लिया, एक मैंने कितना 64 ग्राम ले लिया, वटएवर जो भी लिया, अच्छा लिया, ठीक है। अब क्या चेंज आएगा देखिए, 48 ले लेता, एक और बढ़ा लेते, एक बढ़ा लेते। तो देखिए इसका जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आया वो क्या निकला, N2O। क्या निकल के आया, N2O। इसका जब मैंने प्रोडक्ट निकाला मेरा क्या निकला, NO। क्या निकल के आया, NO। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसका जब मैंने प्रोडक्ट निकाला क्या निकला, N2O3। देखो क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं। अनुपात, गुणित अनुपात, एलिमेंट वही है, एलिमेंट वही है, लेकिन इसका वेट था, उसको एक एक चेंज किया तो मुझे अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिले। इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। देखो ये अभी तक बैलेंस नहीं है, बैलेंस अभी अपन पढ़ेंगे किस प्रकार किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। वैसे आपने 9th आई थिंक 10th में आपने देखा है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो सब अपन देखेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। बट अभी ये बैलेंस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जो मिलेगा मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो मैं से किसी एक चीज़ को मैं कांस्टेंट रख दूँ, स्थिर रख दूँ, और उसके बाद उसको चेंज करूँ, उस कारण उसमें अनुपात में चेंज होता है और मुझे अलग अलग उत्पाद मिलते हैं, प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। आगे बढ़े, अब अपना फोर्थ है, क्या है, फोर्थ गैलुसैक। किसने दिया था ये थर्ड वाला किसने दिया था गुणित अनुपात, ये दिया था सर डाल्टन ने। गुणित किसने दिया था, डाल्टन ने। और चौथा है मेरा
गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, या इसको बोलते हैं गैलुसेक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनिंग वॉल्यूम। गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम। क्या था देखिए, कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या चीज़ थी? देखिए क्या कहा इसने, जैसे मैं कोई अभिक्रिया करवाता हूँ, इसकी एक कंडीशन थी कि जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो वो समान ताप और समान दाब पे होनी चाहिए, उसी टेम्परेचर पे और उसी प्रेशर पे ही वो रिएक्शन होनी चाहिए। तो जो अनुपात निकल के आता है वो था गैसीय अनुपात, किसका? गैलुसेक का। क्या था चीज, क्या थी? देखिए क्या होता है, जैसे मैं अभिक्रिया करवाता हूं एक H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या मिल रहा है? 2HCl। क्या अनुपात है? 1:1:2। तो गैलुसेक ने यही कहा था कि उसी मापन क्या था इसका, कि समान ताप उसी ताप पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ताप अलग हो और दाब अलग हो, उसी ताप और दाब पर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी तापमान पे और दाब पे आपको रिएक्शन करवानी है। तो जो उनका अनुपात निकल के आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, उसी टेम्परेचर पे उसी प्रेशर पर। इसी ने यही कहा था, गैलुसेक ने यही कहा था कि आप उसी तापमान पे और दाब पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप रिएक्शन करवाते हो तब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अनुपात रहेगा वो वही रहेगा। आप किसी भी कंडीशन में आप दूसरी जगह करवाओ, आप करवा रहे हो, लेकिन वही टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तब उस कंडीशन में उनका अनुपात हमेशा सेम या समान बना रहता है। या फिर मैं कहता हूँ H2 प्लस हाफ O2 मिलके क्या बना रहे हैं? H2। तो अनुपात क्या हो गया? 1:1 कह सकते हैं। अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ और इसका क्या ले लूँगा? 2। तो मुझे क्या अनुपात मिला? 2:1:2 मिला या नहीं मिला? तो किसी भी कंडीशन में अनुपात यह रहेगा। ओके, यह था गैलुसेक का गैसीय आयतन पर नियम। ओके, कंडीशन क्या बताई इसने? तापमान और दाब, ताप और दाब हमेशा समान बना रहना चाहिए। ओके, ये था गैलुसेक का नियम। अब है आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं इसको क्या होता है, इसमें क्या होता है। देखिए फिफ्थ रूल है अपना आवोगाद्रो का नियम, रूल ऑफ एवोगाड्रो। एवोगाड्रोस रूल क्या चीज़ थी? देखिए आवोगाद्रो ने क्या कहा, इसने कहा कि आपका जो वैल्यू ली है किसी भी कंडीशन की, वह उसी कंडीशन में वैल्यू डालनी चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे H2 प्लस ऑक्सीजन, H2 बना रहे हैं, तो क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन 2 ग्राम लिए हैं और ऑक्सीजन मैंने कितना लिया है? 8 ग्राम। अब इसमें तो ऑक्सीजन आधा हो नहीं सकता, इसलिए हाफ लेते हैं।
ये ध्यान रखना, एटॉमिक डायटोमिक में रहता है। तब जल मुझे मिला, ये पूरा का पूरा मेरा कितना है 16 ग्राम है ना, सॉरी ये मेरा कितना हो गया 18 ग्राम। अब इसने ये कहा कि 2 ग्राम को यूटिलाइज करने के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए 16 ग्राम। तो अब मेरे कंटेनर में ऑक्सीजन कुछ बची, तो ऑक्सीजन तो कुछ बची नहीं, तो इसने यही कहा कि किसी भी एलिमेंट को, उस एलिमेंट को बनने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डालोगे। अब मैं कहूँ कि मैं 50 ग्राम ऑक्सीजन को 50 ग्राम ही हाइड्रोजन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में मिला रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करो कि H2 मुझे उतना का उतना मिले, नहीं, मुझे 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए 16 ग्राम। तो आप क्या कहोगे कि मुझे 50 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ली है, 50 ग्राम हाइड्रोजन ली है, तो इसका 8वां भाग, इसका कितना होना चाहिए करीबन, कर दो आप 50 इंटू करीबन 400 ग्राम, कह सकता हूँ ना मैं, मतलब 1:8। जब मेरी वैल्यू 50:400 को कितना होता है मेरा 0 0 5 8 40, 1:8 में, तो रेशियो क्या होना चाहिए 1:8 का रेशियो होने पर ही मेरा कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा। अब ऐसा तो होगी नहीं कि मैंने 50 ग्राम ऑक्सीजन ली और 50 ग्राम ही हाइड्रोजन ली और अब आप एक्सेप्ट करो कि मुझे पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिले, तो नहीं, बन ही नहीं पाएगा। जो रिक्वायरमेंट है वो बच जाएगी, आधा पार्ट बच जाएगा। ओके, ये था मेरा एवोगाद्रो का नियम। ओके, समझ में आ जाना चाहिए, पर टिपिकल था नहीं। ओके, तो यही कहना चाहता हूँ कि जो किसी भी प्रोडक्ट